सावरकर। वीर सावरकर को निमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। वीर सावरकर आए अपने वीरत्व की आभा से मंडित। वे दिव्यलोक से आए थे, इसलिए उनका चेहरा शांत भाव और मुस्कुराहट से सजित था। इंटरव्यू आरंभ हुआ। अभिवादन के बाद, कमल, आपकी गणना स्वतंत्रता सेनानियों की प्रथम पंक्ति में होती है और देश ने आपको वीर सावरकर की उपाधि से सम्मानित किया। आपने जो इंटरव्यू का मौका दिया है वो आज की देशवासियों के लिए ज्ञान और आपके सही मूल्यांकन का अवसर होगा। वीर सावरकर, जो पूछना है पूछ लो, मुझे उत्तर देने में कोई हिचक नहीं होगी। आखिर मैं वीर सावरकर हूँ, तुम्हारे सवालों के तीर सह सकता हूँ और अपने जीवन और कार्य को निरपेक्ष भाव से देख सकता हूँ। अपनी त्रुटियों और कमजोरियों को मैं स्वीकार करने के लिए सक्षम हूँ। अपनी वीरता और क्रांतिकारिता के लिए मुझमें कोई अहंकार का भाव नहीं है। हाँ, मैंने कुछ ऐसे काम किए जो बहुत मुश्किल थे और जान पर खेलना पड़ा, इसे मेरी वीरता कह सकते हैं। मुझमें साहस और देश पर मर मिटने का भाव कूद कूद कर भरा हुआ था और कई क्रांतिकारियों में भी यही भाव उजागर था। मैं पहला और अंतिम स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। मैं कई दफा जान पर खेलकर अंग्रेजों की कैद से निकल गया और अंडमान के कठोर कारावास में कई साल बिताने पड़े। कमल, आप जब अंडमान के कैद से वापस आए थे तो आपने बरतानिया सरकार से माफी मांगी थी, और अगर माफी मांगी थी तो क्यों? आप जैसे क्रांतिकारी देशभक्त को क्या ये शोभा देता है? सावरकर, मैं थक चुका था और बाहर निकलकर देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम करना चाहता था। मैंने माफी तो नहीं मांगी थी, किंतु मैंने यह अंडरटेकिंग दी थी कि मैं किसी क्रांतिकारी गतिविधि में भाग नहीं लूंगा। मैंने सरकार की ये शर्त स्वीकार कर लिया था। इसे आप मेरी कमजोरी भी समझ सकते हैं और आज मैं भी कुछ कुछ ऐसा ही समझता हूँ। लेकिन इस कमजोरी में मेरी योजना और स्ट्रेटेजी छुपी थी कि मैं बाहर निकलकर देश के लिए कुछ कार्य करूंगा। कमल, जेल से आने के बाद आपकी क्या योजना थी जिस पर आपने काम किया देश के लिए? सावरकर, उस वक्त मेरी देशभक्ति में हिंदू राष्ट्रवाद भी जुड़ गया था। राष्ट्र और हिंदुत्व पर अभिमान जिसे मैं देशवासियों में जगाना चाहता था, और कई संस्थाएं काम कर रही थीं, जैसे हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि। अंग्रेजों और पाश्चात्य संस्कृति जो भारत में फैली हुई थी उसके प्रति मेरे मन में क्रोध था, और ये क्रोध मैं देशवासियों में भरना चाहता था और इसे मैं गलत नहीं समझता था। मैं गांधी जी के अहिंसक आंदोलन में उस वक्त विश्वास नहीं करता था। मेरे ख्याल से देश की आजादी के लिए युद्ध और हिंसा जरूरी थी, और जब आजादी के वक्त देश में इतने भयानक दंगे टूट पड़े तो मेरे दल के लोग हिंदुओं की रक्षा के लिए जुट गए। उस वक्त मेरे विचार से भारत का विभाजन गांधी नेहरू के सहयोग से हुआ, किंतु आज मुझे ऐसा नहीं लगता। और जब विभाजन के वक्त गांधी जी ने पाकिस्तान को बड़ी राशि देने का आग्रह किया तो मुझे लगा गांधी जी हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं, और ये मेरे और मेरे दल के लोगों को स्वीकार नहीं था। हमें लगता था कि गांधी जी एक किस्म से देशद्रोह कर रहे हैं। उनसे राष्ट्र ऊपर है, इसलिए उनका मिट जाना शायद देश के लिए अच्छा होगा, और गांधी हत्या की योजना बनी। नाथूराम गोडसे इस योजना के प्रमुख थे जिन पर हत्या की जिम्मेदारी थी, और इस योजना के लिए मेरा आशीर्वाद और सहयोग दोनों था। कमल, आप क्या अभी भी इस विचारधारा को उचित समझते हैं और गांधी जी की हत्या को सही मानते हैं देश के हित में? सावरकर, उस वक्त कई लोगों के दिल में एक उन्माद छा गया था और मुसलमान और पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र के दुश्मन लगने लगे थे, किंतु आज जब मैं अपने बारे में और उस कालखंड को शांत और निष्पक्ष भाव से सोचता हूँ तो मुझे ये योजना और उन्माद सही नहीं लगता। गांधी जी मानवता के मसीहा थे और एक राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए उनका विशेष आग्रह नहीं था, न मुसलमान और पाकिस्तान के लिए कोई हिंसक भाव। हम लोग शायद उनके विजन और मानवतावादी दृष्टि को नहीं समझ सके क्योंकि हम हिंदू राष्ट्रवाद के दायरे में कैद थे। हर युग में मसीहा को सूली पर चढ़ाया जाता है, किंतु इस मसीहा जिसका नाम है गांधी, उनको मरने में हमारा हाथ था। किंतु दिव्यलोक में गांधी जी के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने हमें कब का माफ कर दिया। किंतु एक बात पर हमें दुख है कि हमारी उस वक्त की कट्टरवादी विचारधारा कुछ वक्त से फिर फल फूल रही है। कमल, आपकी सोच में भारत के विभाजन और भयानक दंगों का क्या कारण था? सावरकर, आज जब मैं शांत भाव से सोचता हूँ तो उसके कई कारण नजर आते हैं। अंग्रेजों की कूटनीति तो थी ही। उस वक्त हिंदू राष्ट्रवाद का स्वर जोर जोर से उभरने लगा था। मुसलमानों में यह डर भरने गया कि हिंदू राष्ट्र में उनका क्या स्थान होगा, और इस डर से उन्होंने अलग देश की मांग शुरू की। मुस्लिम लीग इस भावना को उत्तेजित करने लगा और जिन्ना साहब उसके नेता बन गए, और इस तरह से दोनों संप्रदायों में हिंसक दुश्मनी बढ़ गई, जिसके लिए मुस्लिम लीग के अलावा हिंदूवादी संगठन भी जिम्मेदार थे।
भयानक दंगे हुए जैसा इतिहास में पहले नहीं हुआ था। खून की नदियां बही और करोड़ों का माइग्रेशन और पलायन हुआ और अपने ही देश में लाखों लोग शरणार्थी बन गए। इस हिंसक संघर्ष में सांप्रदायिक शक्तियां काम कर रही थी दोनों ओर से और उन्होंने आखिरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर डाली। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की किताब में एक खूनी और पागलपना है। उसमें कुछ हमारी विचारधारा और नेतृत्व की जिम्मेदारी भी थी। कहते कहते वीर सावरकर की आंखों में नमी आ गई। वीर सावरकर को भावपूर्ण विदाई दी गई और वे दिव्य लोक चले गए। सेव कर दो।